आप लोग हेडिंग दें साउंड वेव। देखिए साउंड वेव की बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं स्ट्रिंग वेव्स में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग जानते हैं, है ना। स्ट्रिंग वेव में मैं पार निकालना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, इन सब की मैं बातें कर चुका हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग की वेव की स्पीड क्या होती है, इन सब की बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, है ना। आप जानते हैं कि साउंड वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। अच्छा, साउंड वेव का अपना एक महत्व होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग बातें करते हैं, ठीक है, वो साउंड वेव के ही माध्यम से होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले साउंड वेव। ठीक है, देखिए साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये मैं आपको स्ट्रिंग में बता चुका हूँ, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव का आप लोग मतलब जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया मैंने और उसको पटका, और ट्यूनिंग फॉर्क को मान लीजिए यहाँ रखा, ट्यूनिंग फॉर्क को पटक के यहाँ रखा। आप जानते हैं कि इसका जो आर्म है ना वो इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से मोशन करेगा आर्म इसका, ठीक है। तो जो यहाँ के एयर पार्टिकल हैं वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो इस आर्म के साथ ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ये अपने बगल वाले को वाइब्रेट करेगा, ये अपने बगल वाले को वाइब्रेट करेगा, ये अपने बगल वाले को वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो एयर जो है उसका वाइब्रेशन इस तरफ है, और जो साउंड प्रोपिगेट होती है वो भी इसी तरफ होती है, और एयर भी इसी तरह से वाइब्रेट होती है ना। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का, एयर के ट्रैवल का डायरेक्शन और साउंड के पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और साउंड के प्रोपिगेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए, थोड़ा सा साउंड जो हम लोग की जो हियरिंग प्रोसेस होती है, हम लोग की जो बोलने की प्रोसेस होती है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए जब कोई आदमी यहाँ बोलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है ना, और ये जैसे कुछ बोल रहा है, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कुछ बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये ए कहता है, ए, तो ए में जैसे ही इसने ए कहा तो एयर को ये पर्टिकुलर पैटर्न में, है ना, ये कॉम्प्रेस करता है एयर को, ठीक है, ये एयर को वाइब्रेट करता है, ये एयर बगल वाले को वाइब्रेट करता है, ये एयर बगल वाले को वाइब्रेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे कान है किसी आदमी की, ठीक है, किसी आदमी का यहाँ पे कान है, तो ये जो वाइब्रेशन है ना वो ईयर ड्रम तक पहुँचता है, और जिस पैटर्न में एयर को यहाँ कॉम्प्रेस किया गया है, कान भी उसी पैटर्न में यहाँ पे कॉम्प्रेस होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो कॉम्प्रेस होता है कान का ड्रम, है ना, ये माइंड को एक सिग्नल भेजता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में, है ना, जब ईयर ड्रम कॉम्प्रेस होता है तो हमारा जो माइंड है वो उसको ए, जैसे इस केस में ए का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, तो ए के पैटर्न में जब ये कॉम्प्रेस होगा तो हमारा माइंड जो है उस सिग्नल को ए रीड करता है, ठीक है, तो आदमी को ए सुनाई देगा, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं ए कहता हूँ, कोई दूसरा बंदा ए कहता है, तो दोनों का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा। तो देखिए नियरली सेम होगा लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो जो मैं ए कहूँगा, कोई दूसरा बंदा जो ए कहेगा, है ना, तो दोनों के ए में थोड़ा बहुत तो अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रेशन पैटर्न डिफरेंट होती है। लेकिन मेरा जो ए है और दूसरे का जो ए है, दोनों के कॉम्प्रेशन पैटर्न में सिमिलैरिटी तो होती है, ठीक है, बहुत कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। तो सिमिलर होके भी पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते, तो मेरे ए में और दूसरे के ए में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। तो ये हमारा जो हियरिंग पैटर्न होता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं और जो सुनते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरह से, मतलब प्रोसेस जो उसकी होती है बोलने की और सुनने की, है ना, वो ये होती है। क्लियर? चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर लेते हैं, है ना। जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट वेव की बात की थी, उसमें डिस्प्लेसमेंट y में था, है ना, और वेव मोशन जो था वो x में था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो भी x में होगी और डिस्प्लेसमेंट भी x में होगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, एक y में होगा दूसरा भी y में होगा, ठीक है। देखिए एक ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया, पटका उसको और यहाँ पे रख दिया, ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो होगा। तो अगर इसके मैं मोशन की बात करूं, इसको मैं मीन पोजीशन एज्यूम कर लेता हूं, और इसका मोशन मान लीजिए है, ठीक है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। इसका जो मोशन होगा नियरली SHM होगा, तो y, इसका जो मोशन होता है नियरली SHM होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई इसका मोशन होगा। t इज इक्वल टू 0 पे ये अगर इस तरफ जा रहा होगा
तो अगर t इक्वल टू 0 पे इस तरफ जा रहा होगा तो फाई की वैल्यू 0 होगी। इसका एम्पलीट्यूड a है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ये जा रहा है। तो ये अपने बगल वाले पार्टिकल को ऑसिलेट करेगा, फिर ये अपने बगल वाले को करेगा, ये अपने बगल वाले को करेगा, ठीक है। यहाँ पे y मैंने भले लिखा है लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x डायरेक्शन में। y जो है वो टाइम t पे इस पार्टिकल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ पे x डिस्टेंस की बात करता हूँ, और मान लीजिए वेव वेलोसिटी अगर v है, अगर वेव की वेलोसिटी जो है वो v है। आप जानते हैं कि f x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t, है ना। मुझे अगर चाहिए मान लीजिए f x इज इक्वल टू x, तो मुझे निकालना होगा t इज इक्वल टू, है ना। आप जानते हैं t इज इक्वल टू t पे अगर आपको निकालना है, ठीक है, t आपको अगर किसी भी x पे अगर आपको चाहिए, आपको किसी भी x पे अगर चाहिए तो आपको y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू एक्स, t इज इक्वल टू t अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो ये बराबर होता है f x इज इक्वल टू 0 t माइनस एक्स बाई वी, है ना। जो x पे डिस्प्लेसमेंट होती है टाइम t पे, वो 0 पे डिस्प्लेसमेंट होती है t माइनस एक्स बाई वी पे, ये आप लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए लिख लेता हूँ मैं इसको, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा t की जगह पे पुट कर देता हूँ t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी को जानते हैं आप kx हम लोग लिखते हैं प्लस फाई। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर अब हम इसमें टाइम t की वैल्यू और x की वैल्यू अगर हम पुट करें, टाइम t की वैल्यू और x की वैल्यू अगर हम पुट करें, तो हर पार्टिकल का अपने मीन पोजीशंस पे से डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा, है ना। हर पार्टिकल का हमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें t इज इक्वल टू 10 पुट किया, t इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू मान लीजिए 10 मीटर हमने पुट किया। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 मीटर पे जो पार्टिकल है, 10 मीटर पे जो पार्टिकल था, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 10। अच्छा मान लीजिए इसकी वैल्यू पुट करने पे फाई की वैल्यू तो हमें पता होगी, क्योंकि फाई जो है वो इनिशियल फेज है। t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या थी, उससे फाई आएगा, है ना। मान लीजिए हमने फाई यहाँ से देख लिया, फाई को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल टू 10 पुट किया, t इक्वल टू 10 पुट किया, और y की वैल्यू मान लीजिए आ गई 2 मिलीमीटर आ गई, है ना, 2 मिलीमीटर, पॉजिटिव 2 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये 10 मीटर पे जो पार्टिकल था, इसका पोजीशन 10 मीटर होना चाहिए था, लेकिन ये अपने मीन पोजीशन से 2 मिलीमीटर आगे डिस्प्लेस है। मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी 10 मीटर पार्टिकल होना चाहिए था, लेकिन ये 10 मीटर प्लस 2 मिलीमीटर पे ये पार्टिकल है। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने t इक्वल टू इसमें 10 सेकंड पुट किया और यहाँ x इक्वल टू 20 मीटर्स पुट किया, तो इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो 20 मिलीमीटर पे जो 20 मीटर पे जो पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ से मुझे y आ गया -1 मिलीमीटर, है ना। t इक्वल टू 10 पुट किया और x इक्वल टू अगर मैंने 20 पुट किया तो y आ गया मान लीजिए -1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि 20 मीटर्स पे जो पार्टिकल है ना, उसको 20 मीटर्स में होना चाहिए था, लेकिन ये अपने मीन पोजीशन से 1 मिलीमीटर इधर नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। मतलब जो भी पार्टिकल होगा, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है 10 मीटर पे, तो ये भी जो है वो ऑसिलेट होगा, उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो a होगी, इस पार्टिकल की भी, है ना। और हर पार्टिकल की ये पार्टिकल है इसकी भी एम्पलीट्यूड a होगी, ये अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा, ये भी अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, है ना। और हम लोग टाइम t पे और x की वैल्यू पुट करके हर पार्टिकल की अपने मीन पोजीशन से जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज ए फंक्शन ऑफ x हो गया। क्लियर? देखिए एक और चीज बता दूं, है ना, एक और चीज बता दूं, अगर यहाँ पे मान लीजिए एयर पार्टिकल्स मूव होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एयर पार्टिकल्स मूव होते हैं, तो पक्की बात है कि कहीं पे एयर पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पे एयर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी। तो जहाँ पे एयर पार्टिकल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी वहाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और डेंसिटी भी जो एयर की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए मैंने इस स्पेस में, इस जगह पे
यहाँ से एयर पार्टिकल लेके यहाँ जमा कर दिया और यहाँ से पार्टिकल लेके यहाँ पे जमा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी जगह पे मैंने एयर पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया, यहाँ से ही बाहर निकाल दिया, यहाँ से ही बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, अब जानते हैं जैसे अपने एयर पार्टिकल को यहाँ से निकाला तो वॉल्यूम तो वही है, लेकिन मास जो वहाँ होगा एयर पार्टिकल का वो अगर घट गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो प्रेशर भी घटेगा और डेंसिटी भी घटेगी। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेव को डिराइव किया है, अब एक काम करते हैं कि हर पोजीशन पे जो प्रेशर वेव का इक्वेशन है वो क्या होगा, इसको हम लोग ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो देखिए हम लोगों ने ये देखा कि जो वाई डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन आई थी वो आई थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ, याद रखिएगा इसको हम लोगों ने ओरिजिन लिया है x इक्वल टू 0, यहाँ से x हम लोग मेज़र कर रहे हैं, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, है ना। ये है y डिस्प्लेसमेंट। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्पेशल केस की बात कर लेता हूँ, है ना। फाई की वैल्यू मैं पाई ले लेता हूँ और t इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ये है y, फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू पाई सॉरी, एंड t इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, a साइन t इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और माइनस के एक्स प्लस पाई, तो पाई माइनस के एक्स, तो आप जानते हैं कि ये निगेटिव होके फिर अंदर निगेटिव जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया मेरे पास, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स, a साइन के एक्स। ठीक है, अब देखिए ये t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, डिफरेंट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है ना, अपने मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से। तो देखिएगा x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, है ना, y इज 0, फिर x इज इक्वल टू, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। क्लियर? तो x की वैल्यू 0 होगी तो y 0 होगा, x की वैल्यू जब लैम्डा बाई 4 होगी, जब x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 होगी, है ना, तो आप देख सकते हैं कि पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये a होगा लैम्डा बाई 4 पे y की वैल्यू, और फिर जब लैम्डा बाई 2 होगी तो 0 होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, y डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर? ये होगा x इज इक्वल टू 0, ये होगा x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, दिस x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दिस x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, दिस x इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा y का और x का ये ग्राफ है। क्लियर? अब देखिएगा, अब देखिएगा मैं इसी से एक प्रेशर का मैं ये बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, इसी ग्राफ को लेके और मैं प्रेशर और x का एक ग्राफ बनाने का प्रयास करता हूँ। क्लियर? ये प्रेशर और ये x हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ का जो पार्टिकल है ना, जो यहाँ पे मीन पोजीशन पे जो x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है, उसकी y डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे 0 है ना। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए a की वैल्यू जो है वो 2 mm है ना, 2 mm, तो इसका मतलब ये होगा कि जो t इज इक्वल टू 0 पे ये वाला जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल जिसको होना चाहिए था वो पॉजिटिवली डिस्प्लेस्ड है। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू है 1.5 mm, मतलब अपने मीन पोजीशन से ये पॉजिटिव 1.5 mm आगे है। ये जैसे मान लीजिए 2 mm, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ का जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अपने मीन पोजीशन से वो a आगे है, इस तरफ आगे है। ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 0 पे अपने मीन पोजीशन पे ही है, क्योंकि उसकी y की वैल्यू 0 आ रही है। ये वाला जो पार्टिकल है ना, इसकी y डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 1.5, ये मान लीजिए 2 है, ये 1.5 है, तो अपने मीन पोजीशन से इसका x कोऑर्डिनेट इतना होना चाहिए था, लेकिन ये अपने मीन पोजीशन से नेगेटिव 1.5 mm पीछे है, मतलब इस तरफ कहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। क्लियर? अब मैं प्रेशर और x का ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेशर हो गया, ये x हो गया। देखिए ये सब पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इन सब की,
तो ये जो है अपने मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला पार्टिकल बहुत ज़्यादा अपनी मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला पार्टिकल भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये सब पार्टिकल्स जो हैं वो निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन पे ही है ना। वाला पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ से आप देखिए इस पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो इधर से भी बाहर निकल रहा है, इधर से भी बाहर निकल रहा है। मतलब जो भी यहाँ प्रेशर था, प्रेशर घट जाएगा क्योंकि हवा यहाँ से निकल गया, तो प्रेशर यहाँ पे मिनिमम होगा। यहाँ पे आप देखिए प्रेशर, हवा आया, हवा निकला, तो जितना प्रेशर था उतना ही रहेगा। तो मान लीजिए मैं एक्चुअल प्रेशर को अगर P0 ले लूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लूँ, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना, मिनिमम होगा। यहाँ प्रेशर जितना था उतना ही रहेगा क्योंकि जितना हवा आया उतना ही हवा पार्टिकल्स निकल गए, तो यहाँ प्रेशर जो है जितना था उतना ही रहेगा। P0 चेंज इन प्रेशर इज 0, है ना। फिर यहाँ देखिए हवा आया तो प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ मैक्सिमम होगा। यहाँ भी वही केस है, हवा आया, हवा चला गया, तो जितना प्रेशर P0 था उतना ही प्रेशर रहेगा। सिमिलरली तो हम इस ग्राफ को, है ना, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पे एयर पार्टिकल्स, ठीक है, का डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहाँ पे प्रेशर जो है, जहाँ पे एयर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस है एयर पार्टिकल्स, तो प्रेशर यहाँ पे मिनिमम है। यहाँ भी आप देखें, यहाँ पे एयर पार्टिकल का फ्लक्चुएशन जो है वो 0 है, डिस्प्लेसमेंट y जो है 0 है। यहाँ भी देखें आप, y इज 0, है ना। तो जहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट 0 है वहाँ पे प्रेशर फ्लक्चुएशन जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम है, तो प्रेशर फ्लक्चुएशन जो है मिनिमम है, 0 है। यहाँ प्रेशर जो है जितना होना चाहिए उतना ही प्रेशर है ना। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वहाँ प्रेशर फ्लक्चुएशन मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ प्रेशर फ्लक्चुएशन मिनिमम होगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि अगर साइन ग्राफ है तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो कॉस ग्राफ होगा। चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है ना, ये वो डेल P0 हो गया, डेल P0, मतलब ये डेल P0 हो गया। ये प्रेशर फ्लक्चुएशन की मैक्सिमम वैल्यू है ये, है ना। तो हम अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में और प्रेशर फ्लक्चुएशन एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है। चलिए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। क्लियर। देखिए ये कोई पाइप है और यहाँ पे हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे एक डेल x विड्थ के एक एलिमेंट की बात कर लेता हूँ। क्लियर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है ना। देखिए अगर ये भी y अगर डिस्प्लेस होता और ये भी अगर y डिस्प्लेस होगा, है ना, तो प्रेशर में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो चेंज इन वॉल्यूम होगी वो 0 होगी। फिर से एक बार देखिए, अगर जितना डिस्प्लेस ये लेयर होता, जितना डिस्प्लेस ये लेयर होता उतना ही अगर डिस्प्लेस ये लेयर होगा, तो ये जो एयर ट्रैप्ड है बीच में, ये जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही डिस्प्लेस अगर ये होता, तो एयर जो ट्रैप्ड है बीच में उसकी वॉल्यूम नहीं बदलती, और वॉल्यूम अगर नहीं बदलती तो उसका प्रेशर भी नहीं बदलेगा। मान लीजिए ये S से डिस्प्लेस होता है या ये Y से डिस्प्लेस है और ये Y प्लस dy से डिस्प्लेस है, ये वाला लेयर Y प्लस dy से, और ये वाला लेयर जो है वो y से डिस्प्लेस है, दिस थिंग इज y, और ये y प्लस dy। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये भी y से हुआ और ये भी y से हुआ तब तो कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जो चेंज इन वॉल्यूम है वो dy के कारण है ना। तो डेल्टा v मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dy, है ना। अगर ये भी y से होता और ये भी y से होता तब तो सेम होता, लेकिन ये y से खिसका और ये y तक खिसका तब तो कुछ चेंज इन वॉल्यूम नहीं था। dy जो एक्स्ट्रा खिसका उसमें चेंज इन वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू dy हो गया। अच्छा, ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू दिस थिंग dx, ठीक है, डेल्टा x, इसको मैं डेल y कह देता हूँ, इसको मैं डेल y कह देता हूँ, है ना। तो a प्लस डेल y हो गया, ये a इंटू डेल x हो गया ये।
अच्छा, आपको पता है कि बल्क मॉडुलस, हम लोग बल्क मॉडुलस पहले डिफाइन कर चुके हैं। बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन वी होता है। तो बल्क मॉडुलस यहाँ से प्रेशर ये आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा वी बाई वी माइनस वी इंटू डेल्टा वी बाई वी, ये डेल्टा प्रेशर होता है ना, डेल्टा प्रेशर माइनस बी इंटू डेल्टा वी इज ए डेल्टा वाई अपॉन ए डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर हम स्मॉल, अगर हम इसकी बात करें, लिमिट अगर हम लगाएं, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए y जो है हमारे पास, y वो है y डिस्प्लेसमेंट, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसको मुझे y के x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो टाइम को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। ये देखिए आप इसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, लेकिन हम जो ये बातें कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बातें कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट्स की जो बातें कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम को मैं कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, a साइन का हो जाएगा cos, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और माइनस साइन का डिफरेंशिएशन इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव कॉस, और माइनस के आ जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस के आ जाएगा क्योंकि इसका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई, जब इसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, माइनस ओमेगा टी प्लस के माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो आप देख सकते हैं डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास आ गया, है ना। अब आप जैसे देखिए ये चेंज इन प्रेशर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे किसी भी, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 20 मीटर्स पे, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे आपको चाहिए जो व्हाट इज चेंज इन प्रेशर, तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 10 मीटर्स, यहाँ पे x इक्वल टू 20 सेकेंड, जैसे मान लीजिए 10 मीटर्स पे 20 सेकेंड पे चाहिए, तो ये सब वैल्यूज पुट कीजिए, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए चेंज इन प्रेशर आ गया आपके पास 1 atm, चेंज इन प्रेशर आ गया 1 atm, ठीक है, पॉजिटिव 1 atm। तो जो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट प्रेशर होगा, पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और प्लस 1 atm और आ गया, तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो 2 atm हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की x इक्वल टू 20 और t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो आपने अगर 20 और 10 सेकेंड्स अगर पुट किया और इसकी वैल्यू मान लीजिए आ गई 0.1 atm, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा रिजल्टेंट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस x पे, वो प्रेशर होगा 1 atm प्लस 0.1 atm। मान लीजिए आपने x इक्वल टू 50 पुट किया, t इक्वल टू 10 सेकेंड पुट किया, मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड पे x इक्वल टू 50 पे मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई माइनस 0.1 mm, माइनस 1 atm, तो उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगी वो 1 atm माइनस 0.1 atm के बराबर होगी। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास प्रेशर का वेव का भी आ गया, किसी भी x पे किसी भी टाइम t पे हम प्रेशर निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन से हम किसी भी इंस्टेंट पे y निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साइन, ये साइन ग्राफ है और ये कॉस ग्राफ है, दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था तो हम लोगों ने देखा था ग्राफ से भी कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का आ रहा था, π/2 का आ रहा था। एक कॉस था, दूसरा साइन था। क्लियर। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लें, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग डेंसिटी ग्राफ भी देख लेते हैं, डेंसिटी वेव भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अच्छा, डेंसिटी वेव को देखने से पहले एक और मैं चीज बता दूं कि यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है वेव, उसका एम्पलीट्यूड ये है, तो इसको मैं डेल्टा पी नॉट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो जो प्रेशर वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डेल्टा पी नॉट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो माइनस डेल्टा पी नॉट से लेके और प्लस डेल्टा पी नॉट के बीच में वेरी होगा। क्लियर है ना। तो देखिए हम लोगों ने प्रेशर वेव का इक्वेशन डिराइव कर लिया, है ना। अब हम डेंसिटी वेव के इक्वेशन को डिराइव करने से पहले मैं साउंड वेव, मतलब साउंड जो होती है ना, जैसे मैंने कुछ बोला और साउंड की जो वेलोसिटी होती है पहले हम उसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव डिराइव करता हूँ, है ना, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप जानते हैं y इज इक्वल टू, इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये है y। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालूं, ठीक है, देखिएगा ये ट्रिमिंग फॉर्क हो गया, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, यहाँ का पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो x में ही होगी। जैसे मुझे इसकी x में वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे इसकी y डिस्प्लेसमेंट है टाइम t पे ये, तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v पार्टिकल dy बाई dt होगी, ये हो जाएगा dy बाई dt a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो ए ओमेगा हो जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो ओमेगा स्क्वायर ए होगा, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो ओमेगा ए के बराबर होगी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर। एक और चीज, अगर मैं स्लोप निकालूं किसी भी एक्स पे, देखिए ये है वाई एक्स ग्राफ, तो किसी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं, है ना, तो आप जानते हैं स्लोप जो आएगा, ठीक है, स्लोप जो आएगा हमारे पास वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालें हैं तो यहाँ किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम निकाल रहे हैं स्लोप, आप स्ट्रिंग वेव में भी पढ़ चुके हैं, किसी इंस्टेंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम स्लोप निकालेंगे, है ना, तो ये हमारे पास आएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, साइन की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, कॉस होगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये माइनस ए के आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए के, है ना। अच्छा, अब हम एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो स्लोप का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आएगा, आप जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए के स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो गया, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे जब मैं के को बाहर निकालूंगा माइनस के को, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ये हो गया दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। मैं एक काम करता हूँ 1 को और 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू ए से ये कैंसिल हो गया, ए से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे मैंने गलत किया था, यहाँ पे साइन आएगा क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होगा, साइन दोनों तरफ से कट जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पे, है ना। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था, ठीक है, तो टी की जगह पे मैंने अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी, और ओमेगा बाई वी को हम लोगों ने के लिखा था, ओमेगा बाई वी को, तो ओमेगा बाई वी इज के, तो वी को आप लिख सकते हैं ओमेगा बाई के, है ना, तो ओमेगा बाई के को हम लोग वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, है ना, अगर आपको याद हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, और ये जो v होती है वो वेव ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव होती है, ये v स्पीड ऑफ द वेव हो गई, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हो गया,
और ये स्लोप का डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। तो ये जो है हम स्ट्रिंग वेव में भी देख चुके हैं कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, और इन दोनों को अगर इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूं, तो आप देख सकते हैं ये जो है dy बाई डी टी, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, vp अपॉन स्लोप इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई के, है ना, कॉस इसका भी और कॉस इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं v पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस v इंटू स्लोप। ये हो गया v पार्टिकल, दिस इज v वेव एंड दिस इज स्लोप एट एनी पॉइंट, है ना। तो आप इससे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो भी आप यहाँ इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, है ना। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होती है ना, उसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं काम करता हूँ, कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसकी मैं इक्वेशन डिराइव करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई पाइप है, यहाँ पे आप ट्यूनिंग फॉर्क आपने ऑसिलेट कराया, कोई भी एक मैं एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ x डिस्टेंस पे डेल x लेंथ का। क्लियर? इसका क्रॉस सेक्शन A है, तो यहाँ पे जो एयर होगा ये मान लीजिए y से डिस्प्लेस हुआ टाइम t पे, और ये डेल y से, दिस डिस्प्लेसमेंट इज y एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज y प्लस डेल y, ये डिस्प्लेस हुआ y से और ये y प्लस डेल y से। क्रॉस सेक्शन इज A, अच्छा, पहले जो इस एलिमेंट की लेंथ थी वो डेल x थी, अब जो इसकी लेंथ हो गई, है ना, अगर ये y से चलता और ये भी अगर y से चलता तो लेंथ इसकी सेम रहती, है ना। इसकी जो लेंथ बढ़ी है इस एलिमेंट की वो डेल y से बढ़ी है ना। ये भी अगर y से खिसकता और ये भी y से खिसकता तो इसकी लेंथ सेम रहती, ये डेल y से खिसक गया तो इसकी जो लेंथ जो है वो डेल y से चेंज हो गई, है ना। तो स्ट्रेन जो होगी इस एलिमेंट में वो होगी चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल y अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल y अपॉन ओरिजिनल लेंथ वाज डेल x, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेन। मैं इस एलिमेंट के अंदर जो स्ट्रेस है वो मैं निकाल लेता हूँ। यंग्स मॉडुलस आप जानते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा F बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इस एलिमेंट पे नेट फोर्स F है, तो F बाई ए इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन इज डेल y अपॉन डेल एक्स, ये यंग्स मॉडुलस है, डेल y अपॉन डेल एक्स हो गया F बाई ए। तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू y a, अगर मैं बहुत छोटे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो f df बाई डी एक्स जो होगा, df बाई डी एक्स वो बराबर होगा y a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के, है ना। अब एक चीज़ देखिए, जब इस एलिमेंट पे फोर्स होगा तो ये एक्सेलरेट भी होगा, है ना। मैं इसके लिए लिखता हूँ F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम, इसका मास, इसका जो मास होगा वो होगा इसका वॉल्यूम इंटू इसका डेंसिटी, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस एलिमेंट का वो होगा A इंटू डेल एक्स, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो मान लीजिए रो है, ठीक है। तो A इंटू डी एक्स इंटू रो आ गया, है ना। तो df बाई डी एक्स जो होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। F इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख दिया हमने। यहाँ से आएगा मेरे पास df बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन को मैंने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से वी कैन गेट df बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ से, ए रो इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ए कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई रो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो गया और यहाँ पे वेलोसिटी आती है ना।
तो यहाँ पे वेलोसिटी आती है, तो वी स्क्वायर जो होगा वो होगा y बाई रो। तो v की जो वैल्यू होगी वो रूट ऑफ y बाई रो के बराबर होगी। ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन द वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई रूट ऑफ y बाई रो, है ना। अच्छा, रूट ऑफ y बाई रो ध्यान दीजिएगा, जब हम एयर की बात करते हैं, जब हम एयर की बात करते हैं तो वहाँ y की जगह बल्क मॉड्यूलस हम लोग लिखते हैं, है ना। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ एयर निकालेंगे, जब वेलोसिटी ऑफ वेव निकालेंगे तो साउंड वेव, तो यहाँ पे y की जगह पे बल्क मॉडुलस आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ b बाई रो के बराबर, वेयर b इज द बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। क्लियर।